अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बेटा। आज का हमारा लेक्चर है पाकिस्तान में ज़राई शोबा के मसाइल, यानी देखेंगे कि पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कौन से प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताया गया, थोड़ा सा तारुफ दिया हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़राई मुल्क है बुनियादी तौर पर, और ज़राई शोबा जो है वो मुल्क की बड़ी आबादी को जो है वो रोज़गार फराहम करता है, यानी कि अहम तरीन ज़रिया आमनी है बहुत बड़ी आबादी का। पाकिस्तान में जैसे अशियाए खुराक है, मतलब गंदम, चावल, दालें, फल, सब्ज़ियाँ इसी शोबे से हासिल होती हैं। ठीक है। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में सनती तरक्की का राज भी ज़राई शोबे की तरक्की में ही छुपा हुआ है, क्योंकि ज़राई शोबा ही है जो सनतों के लिए ख़ाम माल भी फराहम करता है। फिर कुछ जो हमारी ज़राई अजनास हैं, जैसे चावल है, कपास है, फल हैं, ये हम बरामद करके काफ़ी ज़र मुबादला भी हासिल करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ज़राअत का जो शोबा है वो हमारी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि अभी भी ज़राअत का शोबा जो है वो पसमानदा है, और उसमें जो कुछ नकाइस और कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से हमारी ज़राई पैदावार कम रह जाती है। तो अब हमने यही देखना है कि हमारे ज़राई शोबे को कौन से जो हैं वो मसाइल दरपेश हैं। अच्छा जी, सबसे पहला मसला है फ़ी एकड़ पैदावार में कमी, यानी कि कहते हैं कि हमारी जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो तरक्की याफ्ता मालिक के मुकाबले में कम है। अगर हम अपनी फ़ी एकड़ पैदावार का दुनिया के दूसरे मालिक के साथ मुआवजा करें तो पता चलता है कि जो गंदम, चावल, कपास, गन्ना, मकई या तंबाकू वगैरह हैं, इनकी जो हमारी यहाँ फ़ी एकड़ पैदावार है वो जो दीगर मालिक हैं जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा, जापान या तुर्की, उसके मुकाबले में कम है। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि फ़ी एकड़ पैदावार में हम इजाफ़ा करें ताकि इस शोबे से हासिल होने वाली जो आमनी है वो बढ़ सके और हमारी कौमी आमनी में भी इजाफ़ा हो सके। दूसरा मसला है ख़ुराक की किल्लत, के कहते हैं कि पाकिस्तान में अगरचे 63% रकबे पर ज़राई अजनास काश्त होती हैं, लेकिन चूँकि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है तो ये जो ज़राई अजनास हैं ये बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा ही नहीं करती। और बता रहे हैं कि 1966 में तो ये मसला जो है वो इंतहाई नाजुक सूरत इख्तियार कर गया था, और हुकूमत को जो है वो 100 करोड़ रुपए का गल्ला दरामद करना पड़ा था। अब ये है कि पिछले 2-3 सालों में हम ग़ज़ाई तौर पर ख़ुद कफ़ील तो हुए हैं, यानी पहले से तो सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी ख़ुराक की किल्लत का मसला दरपेश है। जैसा कि आप बेटा टीवी में भी देखते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे, कभी जी गंदम की कमी हो जाती है, कभी हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, कभी जी हम चीनी दरामद कर रहे हैं। तो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है किसी न किसी सूरत में इस मसले से दो चार रहता है। तो ये ख़ुराक की किल्लत भी एक मसला हो गया। अब अगला है सेमो थोर। ज़राई शोबे का एक और जो मसला है वो ये है कि सेमो थोर है। हर साल कहते हैं कि तकरीबन 1 लाख एकड़ जो हमारी ज़राई ज़मीन है वो सेमो थोर की वजह से नाकाबिले काश्त हो जाती है, यानी उस पर काश्तकारी ही नहीं हो सकती। अब सेमो थोर होता कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। सेम कहते हैं कि जब जो ज़मीन की सतह के नीचे जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो उसकी सतह बुलंद होकर ऊपर वाली ज़मीन की ऊपर वाली सतह पर नमूदार हो जाए तो क्या है, उसे हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। फसलों के लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा, कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो पानी जो कि ज़मीन के नीचे था, जब उसकी सतह बुलंदी हुई सतह ज़मीन के ऊपर आ गया तो अपने साथ कुछ नमकियात भी ले आता है। ठीक है। तो वो नमकियात जो होते हैं वो सफ़ेद तय की सूरत में ज़मीन की सतह पर जम जाते हैं, उसे हम थोर कहते हैं, यानी सालनटी। वो नमकियात होते हैं पानी के। तो जहाँ पर सेमो थोर हो उस ज़मीन में काश्तकारी नहीं हो सकती। अब उन्होंने बताया कि तकरीबन 15 लाख एकड़ जो रकबा है हमारा वो सेमो थोर की वजह से नकारा हो चुका है, और हर साल ये भी बता चुके हैं कितना 1 लाख हो रहा है, और पानी की गहराई जो है वो 0 से 5 फीट तक है। आबपाशी की नाकाफ़ी सहूलतें कि पाकिस्तान में जो ज़राई ज़मीनें हैं, कहते हैं कि ज़्यादातर उनका जो दारोमदार वो बारिश पर है। ठीक है। यानी जो फसलें होती हैं बारिश के पानी से सैराब होती हैं, तो ज़मीन का 2/3 हिस्सा बारानी है। देखें, बारिश के पानी पर जो है वो हम डिपेंड करते हैं। तो बारिश कभी मुनासिब मौके पर नहीं होती, कभी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो फसलों को दोनों सूरतों में नुकसान होता है। फिर हमारे यहाँ नहरों से, ट्यूबवेलों से, कुओं से, कारेज़ों से भी आबपाशी की जाती है, लेकिन ये ज़राए हमारी ज़रूरत के मुकाबले में थोड़े हैं। इस तरह फिर एक और मसला है, जो खालें हैं, खालाजात बनाए जाते हैं नहर, उनसे काफ़ी पानी ज़ाया हो जाता है। एक तो ये कि जब गर्मी का मौसम होगा तो बहुत सारा पानी तो उड़ जाएगा वैसे ही। ठीक है। सूरज की जो हिद्दत है उसकी वजह से।
تو کہتے ہیں کہ مختلف صوبوں میں پانی کی تقسیم بھی درست نہیں ہے. تو جب دیکھیں فصلوں کو پانی ہی نہیں مناسب ملے گا تو کس طرح سے پھر جو ہے وہ فی ایکڑ پیداوار زیادہ ہو سکتی ہے. اور کریز کا بتا دوں کہ کریز کے ذریعے زیادہ تر بلوچستان میں آبپاشی ہوتی ہے. زمین دوز نالیاں یعنی زمین کے اندر نالیاں بنائی جاتی ہیں، اس لیے کہ بلوچستان چونکہ جو ہے وہاں پہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، تو پانی جو ہے اور پانی کی کمی ہے، تو تاکہ پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو تو اس کے لیے پھر کاریز کے ذریعے جو ہے وہ فصلوں کو پانی پہنچایا جاتا ہے کہ اڑ کر سورج کی گرمی سے پانی ضائع نہ ہو جائے. ناقص نظام اراضی ہے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو اراضی کی ملکیت کا نظام ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں. ایک طرف بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، شہروں میں رہتے ہیں اور زمینیں ان کی مزارعین کاشت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ مزارعین اکثر پیداوار میں دلچسپی نہیں لیتے، تو پیداوار کم رہتی ہے، کام میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی. پھر کچھ لوگ ہیں خود کاشتکاری بھی کرتے ہیں، یعنی زمینیں بھی ان کی اپنی ہیں، کاشتکاری بھی خود کریں، لیکن ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ زمین کی ملکیت کم ہوتی ہے اور وہ کاشتکاری کے لیے جدید طریقے نہیں اپناتے، جس سے فی ایکڑ پیداوار کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک صورت یہ بھی ہے کہ مزارعین ہیں جو کہ حکومت یا بڑے فارموں کی زمینوں کو کاشت کرتے ہیں، چونکہ یہ خود زمینوں کے مالک نہیں ہوتے تو وہ بھی دل لگی کے ساتھ کام نہیں کرتے، فی ایکڑ پیداوار اس لیے کم رہ جاتی ہے. یعنی ہمارے یہاں ٹینیور لینڈ ٹینیور سسٹم کچھ اس طرح کا ہے کہ ناقص نظام ہے. اور جس کی طرح سے انہوں نے بتایا 2-3 صورتحال آپ کو بتائیں کہ کیوں جی خود کاشت کریں پھر کیا ہوتا ہے، مزارعین کاشت کریں پھر کیا ہوتا ہے. گورنمنٹ کے فارم ہیں یا ویسے بڑے بڑے فارم ہیں ان کو مزارعین کاشت کریں تو کیا ہوتا ہے. اچھا جی، سرمائے کی بھی قلت اگلا ہمارا مسئلہ. تو کہتے ہیں کہ آمدنی کم ہونے کی وجہ سے جو ہمارا کاشتکار ہے وہ بمشکل اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور اس کی جو بچتیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، بلکہ وہ اکثر مقروض رہتا ہے اور اپنی زندگی میں اپنے قرض کا بوجھ نہیں اتار سکتا. جیسے کہ کہاوت بھی نے بتائی کہ دادے کے قرض کا بوجھ جو ہے وہ پوتا اتارتا ہے. تو مالی وسائل کہتے ہیں کہ اس کی کمی کی وجہ سے کاشتکار عمدہ بیج نہیں خرید سکتا، کھاد نہیں استعمال کر سکتا، جدید آلات بھی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، بیمار مویشیوں کا علاج نہیں کروا سکتا، کیڑے مار ادویات نہیں حاصل کر سکتا، آب پاشی کے لیے ٹیوب ویل نہیں لگا سکتا. اب بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ سارے انہوں نے گنوائے ہیں ہمیں کام بھی ہوں گے تو تب جب کاشتکار کے پاس سرمایہ ہوگا. جب سرمایہ کی اس کے پاس کمی ہے، آمدنی اس کی کم ہے، بچت ہوتی نہیں ہے، تو وہ کہاں زمین کاشت کرنے کے لیے، فصل اگانے کے لیے کہاں سے لے سرمایہ. ٹھیک ہے، اگر وہ قرض اٹھاتا ہے تو وہ قرض اپنی زندگی میں اتار ہی نہیں سکتا. یہ یعنی انہوں نے بتایا کہ ان عوامل کی عدم موجودگی سے کہ پھر سرمایہ کی قلت کی وجہ سے چونکہ اچھی طرح سے فصلیں کاشت نہیں کر سکتا تو پیداوار میں کمی ہوتی ہے. ہم یہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ تجارتی بینک جو ہیں وہ زرعی قرضہ تو دیتے ہیں لیکن وہ قرضہ تب جاری کرتے ہیں جب آپ نے گارنٹی کے طور پہ، ضمانت کے طور پہ کوئی چیز دیں گے. چھوٹے کاشتکار کے پاس ضمانت دینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح امداد باہمی کی انجمنیں ہیں، وہ بھی کام تو کرتی ہیں لیکن ان کا دائرہ کار زیادہ نہیں ہوتا، یعنی وہ زیادہ قرض نہیں دے سکتی، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا وہ سارے کسانوں کی مدد کر سکیں. تو اس طرح سرمایہ حاصل کرنے میں کسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہتر طریقے سے کاشتکاری نہیں کر پاتا. اگلا مسئلہ ہے جی غیر معاشی کتاب. یہ بھی شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے. اب پاکستان میں کہتے ہیں اگر ہم قانون وراثت دیکھیں تو یہ کہ زمین جو ہے وہ وارثوں میں تقسیم در تقسیم ہوتی جاتی ہے، اس لیے جو فی کس یعنی فی فرد جو رقبہ ملکیت ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے. اور پھر یہ کہ یہ کتاب مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زمین کے انتشار اور بکھراوٹ کا مسئلہ بھی درپیش ہے. یعنی تھوڑی سی زمین ہے کسی شخص کی وہ فیصل آباد میں ہے، تھوڑی سی اس کی زمین ہے وہ ملتان کے قریب ہے، تھوڑی سی اس کی زمین ہے کہیں وہ جو ہے وہ لیاقت پور میں ہے. تو کہتے ہیں کہ اس طرح ان کتاب پر چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے ہیں ان پر مناسب طریقے سے کاشتکاری نہیں ہو سکتی، جدید مشینوں کا استعمال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ پھر ایک اور انہوں نے ہمیں بتایا داد و شمار سے کہ ہمارے یہاں 30% کاشتکار ایسے ہیں کہ جن کے پاس جو رقبہ ہے وہ 12.5 ایکڑ سے بھی کم ہے.
और 30% ऐसे हैं जिनके पास 12.5 एकड़ से 25 एकड़ के दरमियान है, जबकि 18% ऐसे हैं जिनके पास जो रकबा है वो 50 एकड़ से 150 एकड़ है। तो कहते हैं कि गैर मुआशी किताब की देखभाल और जदीद आलात का इस्तेमाल में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर खर्च ज़्यादा पड़ता है। एक जगह पर सारी ज़मीन किसी शख्स की इकट्ठी हो तो वहाँ पे खर्च निस्बतन कम आएगा और पैदावार ज़्यादा मिलेगी, मशीनों का इस्तेमाल भी हो सकेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक तो ज़मीन तकसीम होती चलेगी और फिर किताब भी मुख्तलिफ जगहों पर भी गए हैं। सैलाब और ज़मीन का कटाव ये भी एक बड़ा मसला है कि अक्सर औक़ात ज़्यादा बारिशों की वजह से आप देखते हैं कि जब भी मानसून का हमारे यहाँ सीज़न आता है, ठीक है, अगस्त सितंबर में बारिशें ज़्यादा होती हैं, सैलाब आ जाता है, खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। बाज़ औक़ात जिसके ज़ख़ीरे को यानी जो फसल है उसको काटा गया और उसको स्टॉक करके रखा हुआ है, ठीक है, कहीं गोदामों में रखी हुई है फसल, उसको भी नुकसान पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, बाज़ औक़ात अभी होता है कि फसल को जो है वो मुनासिब तरीके से नहीं संभाला गया होता, समेटा नहीं गया होता और सैलाब आता है तो सारी जो फसल है वो बह जाती है। अक्सर गंदम की बोरियां आप देखें, गंदम ख़राब हो रही होती है, खाने के लिए मिलती नहीं है, लेकिन जो है वो बाज़ औक़ात बारिश में बहुत सारी गंदम गीली हो के ख़राब हो गई, ये भी हो सकता है। अच्छा, कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों से बारिश का पानी तेज़ी से आता है नीचे और तेज़ आंधी भी चलती है, तो क्या होता है, ज़मीन के ऊपर वाली तह जो कि ज़्यादा ज़रखेज़ होती है वो बह जाती है, नीचे वाली तह ज़रखेज़ नहीं होती, उस पर फिर कमज़ोर फसलें पैदा होती हैं। तो सैलाब और ज़मीन का कटाव जो हैं ये हमारे तो बड़े मसले हैं, जिनकी वजह से पैदावार जो है वो कम हो जाती है। अब पाकिस्तान में बता रहे हैं कि कटाव की वजह से 1 करोड़ 20 लाख एकड़ अराज़ी मुतासिर हो चुकी है। तो ये देखें बच्चे कि हम जो ये सारे पढ़ रहे हैं ये हमारे पास हैं ज़रई शोबे के मसाइल कि आखिर हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान का ज़रई शोबा पसमानदा है, इसमें कमज़ोरियाँ नकाइस हैं, इसमें मसाइल हैं, तो हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से मसले हैं। अगला मसला खाद का कम इस्तेमाल है कि जदीद साइंसी तहकीक कहती है कि पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छी कीमियाई खाद का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन कम आदमी हमारे काश्तकार की खाद मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल ही नहीं करता। अच्छा जी, अब क्या होता है, अक्सर हमने देखा होगा ये गांव देहात में हम देखें, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कभी ना कभी कि मवेशियों का जो गोबर है उसे खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, जब उसे जलाने में इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो वो खाद के लिए तो कम बचेगा, ये खाद के तौर पे तो इस्तेमाल करने के लिए बाकी बचेगा ही नहीं अगर जलाने में वो इस्तेमाल कर लिया। तो कहते हैं कि खाद इस तरह से हमारा काश्तकार कम इस्तेमाल करता है। अगर मुनासिब इस्तेमाल हो जाए खाद का तो पैदावार में 40 से 50% इजाफा मुमकिन है, यानी सिर्फ खाद का ही इस्तेमाल अगर बेहतर हो जाए तो पैदावार हमारी 40 से 50% तक बढ़ सकती है। अच्छे बीजों की कमी, काश्तकार वो बीज इस्तेमाल करता है जिसके पास घर में मौजूद होता है, उम्दा बीज ख़रीदने की वो इस्तात नहीं रखता, ठीक है, उसके पास इतनी रकम नहीं है, सरमाए की कमी है, लिहाजा जो वो घटिया और नाकस बीज इस्तेमाल करता है उसकी वजह से भी पैदावार में कमी आती है। जो उम्दा बीज है तो महंगा मिलता है और काश्तकार के पास उसको ख़रीदने के लिए रकम मौजूद नहीं होती। फिर जी एक और मसला कि फ़सलों की बीमारियाँ, कीड़े मकोड़े जो हैं वो हमारी फ़सलों को मुतासिर करते हैं। 15 से 20% तक जो फसलें हैं वो कीड़े मकोड़ों और फसलों की जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनकी वजह से समझे वो फसल मुतासिर होती है, वो ज़ाया हो जाती है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि मुनासिब अद्वियात इस्तेमाल की जाएँ, स्प्रे किए जाएँ और दीगर इक़दाम किए जाएँ, ठीक है। ख़ास तौर पर कहते हैं कि जैसे कपास, चावल, गंदम, चने, बागात और गन्ने की फसलों को बीमारियों से जो बचाना है वो ज़रूरी है। इन्होंने बता दिया कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो हमारे यहाँ ज़्यादा जिन पे कीड़े हमला करते हैं, कि कपास है, ठीक है, आपने सुना होगा अमेरिकन सूंडी ने कपास पे हमला कर दिया। इसी तरह से चावल की फसल को कीड़े मकोड़े खा सकते हैं, गंदम की फसल, चने, बागात, हमारे कीनू को, आम को, ठीक है, इन फसलों को तो और गन्ने को भी। तो हमें अपनी हमारी जो फसलें हैं उनको बचाने के लिए कीड़े मार अद्वियात, अच्छी किस्म के जो स्प्रे हैं
वो इस्तेमाल करने चाहिए जो कि हमारे किसान के पास जो हैं वो नहीं होते। कमज़ोर लागत जानवर, ये हमारा जी 12वां मसला कि काश्तकारी के लिए जो जानवर बैल, ऊँट, भैंसें इस्तेमाल होते हैं लागत और कमज़ोर होते हैं। फिर जो दूध देने वाली गाय, भैंस और बकरियां होती हैं उनकी इस्तेदाद भी काफ़ी पस्त होती है। तो सेहतमंद बनाने के लिए जानवरों को हमें क्या करना चाहिए, मुनासिब मिक़दार में चारा उगाना चाहिए। ठीक है, अब जानवर तो सेहतमंद तंदुरुस्त उसी वक्त होगा जब उसे कुछ खिलाया पिलाया जाए, मुनासिब मिक़दार में जो है वो चारा दिया जाए, और साथ ही ये है कि वेटरनरी अस्पतालों की तादाद भी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर बीमार जानवरों का इलाज किया जा सके। काश्तकार की जहालत और लापरवाही। अब कहते हैं कि हमारे यहाँ जो काश्तकार हैं, मज़ारीन, खेत मज़दूर और दीगर जो काम करने वाले अफराद हैं दूसरे कारखाने, वो ज़्यादातर तक पढ़े लिखे नहीं होते। वो अपनी मेहनत की बजाय किस्मत पर भरोसा करते हैं, फ़जूल रसूमात पर अपनी रकम खर्च कर देते हैं, रहायशी सहूलतों की कमी होती है और ख़ुराक भी उनकी अच्छी नहीं होती, तो उनकी सेहत अक्सर ख़राब रहती है, उनकी इस्तेदाद इसलिए पस्त रहती है और जिसकी वजह से वो जो हैं वो पैदावार जो है नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो पढ़े लिखे नहीं, और फिर बता दिया गया कि उनके पास रहाइश की सहूलतें नहीं हैं, सेहत की सहूलतें नहीं हैं, खाने पीने के लिए मुनासिब खुराक नहीं है, तो वो काम किस तरह से अच्छे तरीके से करेंगे। नहीं, उनकी एफिशिएंसी जो उनकी इस्तेदाद कार है वो तो कम होगी, वो तो पस्त होगी। तो ये भी वजह है हमारे यहाँ पैदावार कम होने की। कम मुस्तैद तरीका काश्तकारी। ज़रूरी शोबे में मशीनों का इस्तेमाल अभी भी बहुत कम है, पुराने और फरसूदा तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो काश्तकार है वो पुराने असूलों और रवायात का पाबंद रहकर मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार देता है, यानी वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार लेता है। बहुत कम पैदावार उसे हासिल होती है, नए तरीके नहीं अपनाता, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता। एक तो ये कि जदीद टेक्नोलॉजी के लिए सरमाया चाहिए, और दूसरा ये कि जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए जो तालीम व तरबियत होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो भी हमारे काश्तकार के पास नहीं, अनपढ़ है वो। तो कहते हैं कि जदीद तरीक़ों की अदम मौजूदगी से बेहतर तौर पर काश्तकारी नहीं हो सकती और ना ही पैदावार बढ़ती है। हम दुनिया के इस वक्त जितने भी ममालिक देख रहे हैं ना, कि जहाँ पे फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा है, जितने भी ममालिक हम देख लें, जैसे पीछे हमें अमेरिका की मिसाल दी गई, तो वहाँ ये है कि सारा काम जो है वो ज़रूरी शोबे में वो मशीनों से होता है, हाथों से तो काम ही नहीं होता। जदीद टेक्नोलॉजी का लोग इस्तेमाल करते हैं, कम वक्त में ज़्यादा पैदावार हासिल कर लेते हैं, और हमारा किसान जो है वो सारी ज़िंदगी गुर्बत में ही पिसता रहता है, गुर्बत की चक्की में वो पिसता रहता है। अच्छा, सियासी अदम इस्तेहकाम, यानी हुकूमतों का बार बार बदलना या हुकूमतों का अपनी मुद्दत पूरी ना करना, ये भी एक वजह है कि हमारा ज़रूरी शोबा जो है वो तरक्की नहीं कर सका। ठीक है, कि एक हुकूमत आई, उसने कोई ज़रूरी शोबे के लिए पॉलिसियाँ बनाई, वो अभी नाफिज नहीं होती, हुकूमत तब्दील हो जाती है, अब नई हुकूमत नई पॉलिसियाँ लेके आएगी। तो कहते हैं कि एक हुकूमत ने कोई पॉलिसी शुरू की, दूसरी ना ख़त्म करके अपनी को नई पॉलिसी लागू कर दी। इस तरह से वसाइल ज़ाया हो जाते हैं और तरक्की का अमल मुतासिर होता रहता है। गैर मुनज़्ज़म ज़रूरी मंडियाँ, एक वजह फ़ी एकड़ पैदावार कम जो है उसकी ये भी है कि जो ज़रूरी फ़रोख्तगी है उसका निज़ाम नाक़स है। काश्तकार अपनी फ़सलों की सही कीमत वसूली नहीं कर पाता, वो अपनी फ़सल बेचता तो है, फ़रोख्त तो करता है, लेकिन उसे उसकी फ़सल के सही दाम नहीं मिलते। मंडियाँ गैर मुनज़्ज़म हैं, काश्तकार देही दुकानदारों या व्यापारियों के यहाँ अपनी पैदावार कम कीमत पर फ़रोख्त कर देता है, क्योंकि वो खुद या तो काश्त करेगा, खुद मंडी में जाए, वहाँ जाके अपनी जो अजनास हैं उनको फ़रोख्त करे। वो क्या करता है कि वहीं पर व्यापारियों के पास फ़रोख्त कर देता है और उसे क्या होता है, कम कीमत मिलती है अपनी फ़सल की। फिर गोदामों की भी कमी है, यानी कि अजनास को ज़ख़ीरा करने के लिए गोदाम नहीं है, और कर्ज़े की वजह से उसे अपनी फ़सल को फ़ौरन बेचना होता है कि भी फ़सल बेचूं और जो मैंने कर्ज़ा लिया मैंने उसको भी उतारना है, इसलिए मुनासिब कीमत उसे नहीं मिलती। अच्छा जी, अगला आखिरी जो हमारा मसला ज़रूरी शोबे का वो है नीम तरक्की याफ्ता ज़राए नक़्ल हमल, के कहते हैं कि अक्सर ये देखा गया है कि जो देहात से मंडियों तक सड़कें आ रही होती हैं वो टूटी फूटी, कच्ची, ख़राब होती हैं, इसलिए काश्तकार को अपनी ज़रूरी अजनास को ख़ुद मंडियों में पहुंचाना मुश्किल हो जाता है।
نقل و حمل کے ذرائع جو ہیں نیم ترقی یافتہ ہیں، ابھی اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں، سڑکیں ابھی اچھی نہیں بنی ہوئی، اور جس چیز پہ سواری پہ لوڈ کر کے اس نے لے کے آنا ہے ٹرالی پر یا ٹرک پر اپنی فصل کو، اس کا کرایہ بہت زیادہ پڑتا ہے، تو کاشتکار جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہیں پر دیہات میں ہی جو ہے بیپاری یا جو دیہی دکاندار ہیں ان کے ہاتھوں سستے داموں اپنی فصل جو ہے وہ بیچ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نیم ترقی یافتہ ذرائع نقل و حمل یہ بھی بڑی رکاوٹ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا زرعی شعبہ جو ہے وہ پسماندہ ہے۔